का साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य की प्रमुख गद्य विधा कहानी के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। कहानी का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस प्रकार से कहानी का विकास हुआ, कौन कौन से लेखक के काल में क्या क्या परिवर्तन हुए इस विधा में, और हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी, अकहानी, यह सभी शब्द क्या हैं और यह विचारधारा किन प्रयोगों को लेकर या किन नवीनताओं को लेकर हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रवाहित हुई, इन सभी के विषय में आज जानकारी हम अपने इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। यह आपके बीए एमए के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही यदि आप मेंस परीक्षा में आपने सब्जेक्ट हिंदी साहित्य को चुना है तो भी यह जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है। इसके अलावा यदि आप नेट परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न यहीं से बनते हैं। साथ ही अब क्योंकि परीक्षा की तिथि आगे खिसक चुकी है, मतलब अभी निश्चित कोई तिथि है ही नहीं कि परीक्षा कब होगी, तो चीज़ों को विस्तार से पढ़ने का और समझने का अवसर आपके पास है। तो इस सुनहरे अवसर का उपयोग करिए, ये सोच के कि हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करने हैं या एमसीक्यूज हल करने हैं, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ मैंने चला रखी है, आप वहाँ डेली टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं। लेकिन जब तक आप चीज़ों को गहराई से विस्तार से नहीं जानेंगे तब तक परीक्षा में आपको प्रश्नों के उत्तर देना कठिन होगा। यदि मैं बात करूँ नेट परीक्षा और असिस्टेंट भर्ती की, तो उसमें भी आपको स्थापना एवं तर्क वाले प्रश्नों सहित वर्तमान में कथन और पंक्तियाँ जिस प्रकार से पूछी जा रही है, पैटर्न चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आपको प्रत्येक गद्य विधा को विस्तार से जानना जरूरी है। तो इसी क्रम में आज मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ हमारी हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध और रोचक गद्य विधा हिंदी कहानी। सबसे पहले आइए हम देखते हैं हिंदी कहानी क्या है। हिंदी कहानी से तात्पर्य कहानी क्या है, किसे कहानी हम कहेंगे और यह किस प्रकार इसका लेखन कार्य शुरू हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। कविता यदि मनुष्य का आदिम राग है तो कहानी उसका आदिम पथ प्रदर्शक है। कहानी एक और मनुष्य के हृदय का रंजन कर उसे उदात्त बनाती है, दूसरी ओर उसे सही मार्ग दिखाती है। किस प्रकार? जैसे कि पंचतंत्र, हितोपदेश तथा पौराणिक कथाओं का यही महत्व रहा है, और इन कथाओं ने जहाँ मनुष्य का मनोरंजन किया है वहीं उसे उपदेश भी दिया है। स्पष्ट है। किंतु आज हम जिसे कहानी विधा के रूप में मान्यता देते हैं वह सर्वथा एक आधुनिक विधा है तथा उसका स्वरूप इन परंपरागत कथा रूपों से भिन्न है। संस्कृत में कथा और आख्यायिका दो शब्दों का प्रयोग मिलता है तथा आचार्य ने दोनों के स्वरूप और रचना शिल्प की विवेचना की है, किंतु आधुनिक कहानी इन दोनों ही रूपों से भिन्न है, जिसका वर्तमान रूप पश्चिमी साहित्य की देन है। तो कहने का तात्पर्य, अभी टेस्ट पेपर हम हल कर रहे थे कहानी वाला, उसमें भी हमने देखा था कि कहानी को और क्या कह सकते हैं, तो कथा और आख्यायिका भी उसको कह सकते हैं हम। लेकिन जैसा कि वर्तमान में आधुनिक कहानियों की अगर बात करें तो उसमें कोई उपदेश वाली भावना नहीं रहती है, जैसे पहले पंचतंत्र है, हितोपदेश है, और कुछ प्रेमचंद की कहानियों से भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। छोटे बच्चों की कक्षा में प्रेमचंद की कहानी लगाई जाती हैं, जैसे दो बैलों की कथा, ईदगाह, और मोस्ट इम्पोर्टेंट नमक का दरोगा, किस प्रकार हमें ईमानदार रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी पहले की कहानियों में। लेकिन वर्तमान की कहानी, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैंने आधुनिक युग की कुछ कहानियाँ जो एमए के सिलेबस में आपके समक्ष चैनल पे प्रस्तुत की हैं, जैसे कि मनु भंडारी की यही सच है, कृष्णा सोबती जी की बादलों के घेरे, और राजेंद्र यादव जी की टूटना, ये सारी जो कहानियाँ आधुनिक युग की, क्या इससे आपको कुछ सीख मिलती है? यदि गहरे अर्थों में देखी जाए तो सीख मिल सकती है, लेकिन लेखक ने यहाँ किसी नैतिकता का आवरण नहीं ओढ़ा है, बल्कि यथार्थ को पूर्ण वास्तविकता के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। तो वर्तमान का जो कहानी, जिस प्रकार की कहानी विधाएं विकसित हो रही है, जिस प्रकार कहानी विधा निरंतर आगे बढ़ रही है, उस पर भारतीयता का प्रभाव नहीं है, यानी हितोपदेश, पौराणिक कथाओं का प्रभाव नहीं है, बल्कि प्रभाव किसका है? पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है। क्योंकि अंग्रेजों के आगमन के बाद अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ, लोगों ने अंग्रेजी सीखी, तो उन्होंने पाश्चात्य विद्वानों को भी पढ़ा, और हिंदी के अधिकतर साहित्यकार जो है उन्होंने
अंग्रेजी में MA जरूर किया है। अधिकतर की मैं बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही। तो इस प्रकार वर्तमान कहानी पर पाश्चात्य का प्रभाव है और इसीलिए बहुत से लोगों को आधुनिक कहानियाँ कम समझ में आती हैं या पसंद नहीं है। अब कहानी की परिभाषा देखते हैं। आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श में कथा और आख्यायिका दोनों को परिभाषित किया है। ये पूछा हुआ प्रश्न है भाई, देखिए कथा और आख्यायिका, जैसा कि मैंने कहा कि छोटे छोटे प्रश्न यहीं से निकलेंगे। किंतु समझने वाली बात यह है कि जिसे हम आज कहानी कहते हैं उसका वर्णन संस्कृत साहित्य में नहीं मिलता, इसलिए कहानी को परिभाषित करने का प्रयास भी पहले पश्चिम में ही हुआ है। तो हम यहाँ पाश्चात्य विद्वानों की ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। नीचे आते हैं, नीचे वाला पैराग्राफ देखते हैं। हिंदी लेखकों में सबसे पहले प्रेमचंद ने कहानी को परिभाषित करते हुए कहा कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो तथा अनुभूतियां ही रचनाशील भावना में अनुरंजित होकर कहानी बन जाती हैं। जयशंकर प्रसाद कहानी का सौंदर्य उसका मूल रस मानते हैं। ईलाचंद्र जोशी मानते हैं कि जीवन की परिस्थितियों को स्वाभाविक गति प्रदर्शित करने वाली विधा कहानी होती है। तो विभिन्न हिंदी जो कहानीकार हैं उनकी जो परिभाषा है वो हमने देखी ठीक है। तो यानी वर्तमान की कहानियों में मनोवैज्ञानिकता सभी कहानियों में पाई जाती है। आगे देखते हैं अब क्या होती है कहानी। एक अगर हमें सीधी सी बताना पड़े किसी को कहानी तो हम क्या बताएंगे। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि कहानी आधुनिक साहित्य की वह विधा है जो गद्य में और छोटे आकार में रची जाए और मानव जीवन या जगत की किसी एक घटना, वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, मनोभाव या विचार को लेकर अपना स्थापत्य इस तरह निर्मित करे कि पाठक उसे पढ़कर अभिभूत या रसासिक्त हो जाए। मतलब इस प्रकार होनी चाहिए कि आप उससे जुड़ाव महसूस करें, है ना। आप एक पन्ने के बाद पढ़ना चाहें कि दूसरे पन्ने पे क्या लिखा है, इसमें आगे क्या हो, आपको रस आए उसमें। अपने आप में कोई मुकम्मल और अंतिम परिभाषा नहीं है कहानी की, तथापि सुविधा के लिए हम कह सकते हैं कि कहानी गद्य और लघु आकार में लिखी एक ऐसी रचना होती है जिसमें एक मूल संवेदना हो और उस संवेदना की तार्किक प्रभान्विति हो। उससे जीवन में किसी एक सत्य खंड को प्रतिष्ठा हो और यह प्रतिष्ठा इतने रोचक और आकर्षक ढंग से हो कि पाठक की उसमें रुचि बनी रहे। पाठक कहानी को एक बार पढ़ना आरंभ करे तो उसे समाप्त करने के बाद ही उसे छोड़े, यह कहानी की मुख्य ताकत होती है। यह तभी हो सकता है जब कहानी मानव जीवन और उसकी स्थितियों का विश्वसनीय और प्रभावशाली चित्रण करे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान में कहानी में अंतर आया है लिखने की प्रक्रिया में और अधिक वास्तविकता के साथ कहानियों में वर्तमान में जो बदलाव आ रहे हैं समाज में उनको व्यक्त किया जा रहा है। जैसा कि अभी आपको कल ही मैंने काफ़ी कुछ इस विषय में समझाया है मन्नू भंडारी जी की कहानी को पढ़ाने से पहले, तो दोबारा मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। अब और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन ये बुक में बाकी आपके काम की नहीं है, तो मैं मूल चीज़ें ही आपको बताऊँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे। अब हम देखते हैं स्वातंत्र हिंदी कहानी का विकास। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पत्रात्मक शैली है, तो इसमें चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास इस शैली में लिखा गया है। कल ही हम इसको टेस्ट पेपर में पढ़ रहे थे। बाकी ये सारी चीज़ें टेस्ट पेपर में ऐड है, तो आपको अत्यधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपने टेस्ट पेपर नहीं देखे हो तो चैनल पे उपलब्ध है, आप देख लीजिए। जो प्रश्न रह जाते हैं उनको उसके माध्यम से पूर्ति कर लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी का विकास। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको कहा, किसी भी चीज़ को शॉर्ट रूप में पढ़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि के बारे में अवश्य जानकारी लेनी चाहिए। जैसे मुक्तिबोध की रचना और ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, भूल गलती, आप कुछ भी पढ़ रहे हो उससे पहले मैंने आपको मुक्तिबोध का जीवन परिचय और थोड़ा सा उनका जो स्थितियाँ रही हैं जीवन में उनके विषय में आपको बताया। तो मेरा उद्देश्य कभी भी वीडियो को लंबा नहीं करना होता है, बल्कि आपको समझाना होता है, ये बताना होता है कि किस तरीके से आप उस चीज़ में वो अर्थ भी ग्रहण कर पाएँ जो सामान्य व्यक्ति अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहा। क्योंकि अब परीक्षा पास करना इतना आसान नहीं रहा है। जिन पाया तिन मिलियाँ गहरे पानी पेस्ट, आपको गहराई में उतरना होगा, विषय की समझ आपको होगी, तभी आप जीआरएफ क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो लोग सही में तैयारी कर रहे हैं लग के, या निरंतर जिनकी तैयारी कर रही है, वो जानते हैं कि मैं आप लोगों को
बहुत काम की चीज़ें, उपयुक्त, जहाँ से प्रश्न निकल सकते हैं वही चीज़ें आपको पढ़ाती हूँ। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी का विकास 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि 19वीं शताब्दी तक इस परंपरा को नहीं ले जाया जा सकता। सन 1800 में अपने अफसरों को स्थानीय भाषाएं सिखाने के लिए अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और कुछ शिक्षकों को हिंदी कहानी लिखने का भार सौंपा। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या योगदान है, यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। टॉपिक आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है पूछी जाती है और बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है। अलग से ये टॉपिक आपको पढ़ना है, तो इसको यही हम देखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 में, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उनको अंग्रेजों को क्या था, अपना काम यहाँ पे वर्चस्व स्थापित करना था। तो जरूरी था कि भारतीय लोग अंग्रेजी समझें और जो अंग्रेजी कामगार हैं, जो काम करते हैं, जितने भी उनके अफसर हैं, वो स्थानीय भाषाओं को सीखें, तभी तो अच्छे से एक दूसरे से तालमेल स्थापित हो पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षक उन्होंने नियुक्त किए फोर्ट विलियम कॉलेज में और उनसे कहानी लिखने को कहा। परिणाम स्वरूप कुछ संस्कृत कथाओं के रूपांतरण हुए, जैसे लल्लूलाल का बेताल पच्चीसी, सदल मिश्र का नासिकोतोपाख्यान। इसी श्रृंखला में ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी लिखी गई, जिसे कुछ लोग हिंदी की पहली कहानी मानते, किंतु यह भाषा और शिल्प कौशल का प्रदर्शन भर है और इसके कथा सूत्र भी संस्कृत से जुड़े हैं। इसका रचना काल 1800 से 1808 के बीच में माना जाता है। ये सभी चीज़ें मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक जो पढ़ाई है चैनल पे, उसमें मैं विस्तार से समझा चुकी हूँ, तो दोबारा यहाँ नहीं समझाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बेताल पच्चीसी की रचना किसने की? लल्लूलाल जी ने। नासिकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने की और रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह ने रची, जिसका कि दूसरा नाम है उदयभान चरित। तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गई। इतने सारे प्रश्न आपके यहाँ से मोस्ट एमसीक्यूज यहाँ से आपके निकल के आते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा। या तो शॉर्ट ट्रिक से आप लोग रट लेते हैं इनको गाइड में से देख के, और बाकी विस्तार से समझते हैं ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इस प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद है। प्रथम कोई भी चीज़ हो, प्रथम नाटक किसे माना जाए, प्रथम कहानी किसे माना जाए, प्रथम लेखक किसको माना जाए हिंदी साहित्य का, ये सभी प्रश्न विवादित रहते हैं। आचार्य शुक्ल सरस्वती में प्रकाशित सन 1900 की किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। ध्यान देने वाला बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि आचार्य शुक्ल कौन सी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, तो किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना है। किंतु इस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का प्रभाव माना गया, अतः इसे हिंदी की प्रथम कहानी नहीं माना गया। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने 1907 में सरस्वती में प्रकाशित बंग महिला की दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कहा है। देवी प्रसाद शर्मा ने 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित माधव प्रसाद सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना है। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसका खंडन करते हुए स्थापित किया कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा 1887 में लिखी गई प्रणयिनी परिणय संभवतः हिंदी की पहली कहानी है, पर स्वयं लेखक ने इसे उपन्यास कहा था, इसलिए अभी तक की धारणाओं के आधार पर माधव प्रसाद सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जा सकता है। राजेंद्र यादव ने 1915 ईस्वी में छपी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी को हिंदी की पहली आधुनिक मौलिक और कलात्मक रचना माना है। यानी यह भी एक विवादित प्रश्न है कि कौन सी कहानी को हिंदी की प्रथम रचना माना जाए। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, तो आपको ये मत याद करने पड़ेंगे कि किस विद्वान ने किसे माना है। और वैसे दुलाई वाली, इंदुमती और रानी केतकी की कहानी, इन दोनों में, तीनों में विवाद है, लेकिन यदि शुक्ल जी का नाम पूछा जाए तो उन्होंने इंदुमती को माना है। यहाँ ये जरूर गौर करने वाली बात है कि जब हिंदी कहानी का उदय हुआ तब पश्चिम में कहानी अपने शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। यानी जो चीज़ यहाँ नई नई शुरू हो रही थी वहाँ वो पूर्णतः विकसित हो गई थी, और वहीं से इन लोगों ने उस चीज़ को ग्रहण किया है। अब ये कुछ पाश्चात्य विद्वानों के नाम हैं जो उस काल के विद्वान थे, लेकिन देखिए
एन.एल. पो, ओ. हेनरी, मोपासाम, गोगोल, तुर्गनेव तथा चेखव। चेखव काफी प्रसिद्ध हैं, जैसे कहानीकार पश्चिम में हो चुके थे, किंतु अंग्रेजी के संपर्क से हिंदी कहानी का बहुत तीव्र गति से विकास हुआ और गुलेरी, कौशिक आदि के बाद प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को उत्कर्ष प्रदान किया। उन्होंने अपनी कहानियों में भारतीय समाज के जीवन के विविध चित्र प्रस्तुत किए और कहानी को यथार्थ की जमीन पर खड़ा किया। उनका उद्देश्य समाज की बुराइयों पर प्रकाश डालना है। इसके दूसरे छोर पर जयशंकर प्रसाद है। जैसा कि हम कहानियों का हमने वर्गीकरण पढ़ा था अपनी पुस्तक में, तो उसके अंतर्गत हिंदी कहानी की जब विधा हमने पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था प्रेमचंद पूर्व की कहानियां, प्रेमचंद युग की कहानियां और प्रेमचंदोत्तर कहानी। इस प्रकार से हमने पूरी कहानियों को इस प्रकार विभाजन करके हम वहाँ पढ़ा था। यदि आपने अभी हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा नहीं पढ़ा है तो देखिए, इन चीज़ों को विस्तार में समझने से पहले एक बार आप उसे अवश्य देख लें। अब एक छोर पे प्रेमचंद है और दूसरे छोर पर कौन है? जयशंकर प्रसाद, जो अपनी कहानियों में व्यक्तिगत आकांक्षाओं और प्रचलित मान्यताओं के बीच के द्वंद्व को उभारते हैं। अब देखिए, दोनों में अंतर क्या है कि जो प्रेमचंद जी हैं वो यथार्थवाद और आदर्शवाद की बात करेंगे, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी क्या बात करेंगे? व्यक्तिगत आकांक्षाओं और प्रचलित मान्यताओं के बीच द्वंद्व को उभारते हैं। उनके उपन्यासों में भी, उनके नाटकों में भी हमें देखने को मिलता है। ध्रुव स्वामी है या स्कंदगुप्त, सारी चीज़ों में ये देखने को, एक तो व्यक्तिक आकांक्षाएं जो हमारे मन में दबी हुई हैं, और दूसरा जो समाज में चल रहा है, दोनों के बीच जो संघर्ष की स्थिति होती है उसको उभारते हैं। यद्यपि उपयोगिता प्रेमचंद की कहानियों की कसौटी है, तथापि प्रेमचंद अपने लेखन में आदर्श से यथार्थ की ओर प्रयाण करते हैं। प्रसाद का जोर कहानियों के रचाव और पात्रों के द्वंद्व पर अधिक है। अब आपको दोनों कहानीकारों में अंतर समझ में आ गया होगा कि प्रेमचंद क्या है, पहले आदर्शवादी रचनाएं करते थे, है ना, लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में जब उन्हें समझ आने लगी, उम्र अधिक बढ़ी, तो वो यथार्थ की ओर मुड़ गए। और प्रेमचंद का जोर कहाँ है? तो वो कहानी की जो शैली है उस पर, और दूसरा पात्रों का जो मानसिक द्वंद्व है ना, उस पर उनका ध्यान केंद्रित है। और प्रेमचंद सीधी सपाट भाषा में कहना पसंद करते हैं। दोनों का अंतर समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंदोत्तर युग की बात करते हैं। प्रेमचंद के बाद 3 कहानीकार हिंदी कहानी को प्रमुख रूप से नई दिशा देते हैं। कौन कौन से हैं? यशपाल, जिनेंद्र और अज्ञे। ठीक है, ये नई कहानी के प्रवर्तक भी हैं अज्ञे। तो 1930 के आसपास, सॉरी नई कहानी के नहीं, नई कविता के, देखते हैं आगे। 1930 के आसपास भारत के चिंतन क्षितिज पर मार्क्स और फ्रायड का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा था। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिन्होंने लोगों का ध्यान प्रेमचंद से हटकर, दोबारा से देखते हैं इस लाइन को। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ भारत में प्रगतिशील चेतना का उन्मेष होने लगा था, किंतु जिनेंद्र पहले कहानीकार हैं जिन्होंने लोगों का ध्यान प्रेमचंद से हटकर अपनी ओर आकृष्ट किया। जिनेंद्र के कहानी संसार की एकाग्रता समय की उपेक्षा व्यक्तियों के प्रति है और उनमें बहुत हद तक उनके पात्रों की मनः स्थितियों का चित्रण है। उधर अज्ञे प्रथमतः मानव चरित्र से संबद्ध कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में व्यक्तियों के चरित्र और अभिप्राय का परिष्कृत विश्लेषण किया गया है, किंतु यह कहा जाता है कि अज्ञे का दृष्टिकोण मूलतः एक कवि का है। जैसा कि मैंने आपको कहा, आप सभी जानते हैं कि अज्ञे प्रयोगवादी कवि थे और उसके बाद नई कविता के भी प्रवर्तक रहे हैं। तो इनकी मूल दृष्टिकोण क्या है? कवि का रहा है। बाकी बाद के जो है प्रेमचंद के बाद यशपाल, जिनेंद्र और अज्ञे, तीनों ने विशेष योगदान दिया कहानी के विकास में। और प्रेमचंद की कहानियाँ, क्योंकि 300 साढ़े 300 कहानियाँ ना लिख डाली, गोदान जैसे उपन्यास हैं, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, इन सब का एक आभा मंडल सा प्रेमचंद का मतलब कायम हो गया था, उस समय बन गया था। उससे निकलकर जिनेंद्र ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, क्योंकि जिनेंद्र की रचना समाज के विषय में नहीं थी, कि जिनेंद्र की रचनाओं का विषय क्या था? व्यक्ति था। जैसा कि हम जानते हैं, जिनेंद्र, इलाचंद्र जोशी, सुदर्शन और अज्ञे चारों ही मनोविश्लेषणवादी कथाकार रहे हैं। जिस समय हिंदी पाठकों का ध्यान जिनेंद्र ने अपनी कहानियों की ओर खींचा था, उस समय यशपाल आतंकवादियों के साथ सरकार विरोधी गतिविधियों में लगे थे, किंतु चौथे दशक में यशपाल अपनी कहानियों में सामाजिक समस्याओं को चित्रित कर स्वयं को प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आतंकवादी कहना यहाँ पे बिल्कुल गलत है ना, पता नहीं क्यों इस तरीके के शब्द लिखते हैं। आतंकवादी नहीं थे भाई, वो क्रांतिकारी थे, वो उनको आतंकवादी कैसे कह सकते हो आप?
लिखने नहीं चाहिए ये वर्ड इनको हिंदी साहित्य में, आप इसको काट के यहाँ पे लिख लीजिएगा क्रांतिकारी। सरकार, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो लोग क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे उनके विषय में आतंकवादी लिख दिया इन्होंने। ऐसे लोगों ने ना देश का बंटाधार किया। किंतु चौथे दशक में, ये हम पढ़ चुके हैं, जिनेंद्र की तरह यशपाल का जोर मनोविज्ञान की बारीकियों और दार्शनिक निष्कर्षों पर नहीं है। प्रेमचंद की तरह यशपाल के पात्र भी व्यक्ति नहीं वर्ग हैं। विचारधारा से वे मार्क्सवादी हैं, प्रगतिशील हैं, किंतु यशपाल भी स्त्री पुरुष संबंधों के चित्रण में जिनेंद्र की तरह मुक्त हैं। जिनेंद्र यशपाल अज्ञे के साथ उपेंद्रनाथ अश, इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, पांडे बेचे शर्मा उग्र, निराला आदि कहानीकार हिंदी कहानी को समृद्ध करते हैं। चौथे दशक में साहित्य का मंच प्रगतिवादियों के हाथ में, किंतु पांचवें दशक में भारत में गहरी उथल पुथल होती है। दूसरे महायुद्ध की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता का आंदोलन तीव्र होता है। यानी ये प्रेमचंद की कहानी कब की है? स्वतंत्रता पूर्व की कहानी है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। आजादी मिलती है तो देश को विभाजन की त्रासदी भी झेलनी पड़ती है और मार काट के दृश्य लोगों को देखने पड़ते हैं। तीव्र राजनीतिक गतिविधियों के चलते 20वीं शताब्दी के पांचवें दशक में हिंदी कहानी की गति बहुत तेज नहीं रह पाती, किंतु 1950 के बाद हिंदी कहानी का विकास अपनी पूरी गरिमा के साथ होने लगता है और साहित्य के क्षेत्र में हम नई नई प्रवृत्तियों का उन्मेष देखते हैं। हम छठे दशक में पाते हैं, देखिए ये सारे जो चित्र है ना स्वतंत्र आंदोलन के, देखिए सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती जी की कहानी लगी हुई है नेट परीक्षा के सिलेबस में, सिक्का बदल गया, अमृतसर आ गया, है ना, ये सारी कहानियाँ चीफ, तो ये सारी चीज़ें में उस समय का वर्णन है। उपन्यासों में भी वर्णन है, तमस है, झूठा सच है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बाद में बात करेंगे, इसको देखते हैं। हम छठे दशक में पाते हैं कि प्रगतिवादी हिंदी कविता की उन प्रवृत्तियों पर प्रहार कर रहे हैं जिनका प्रतिनिधित्व अज्ञे कर रहे थे। तो कथा के क्षेत्र में जिनेंद्र की व्यक्तिवादी चेतना भी उनकी आलोचना के केंद्र में आ जाती है। इस तरह बहस के स्तर पर भी नई पीढ़ी के रचनाकारों में एक नई चेतना और ऊर्जा का उन्मेष हम स्वातंत्र्योत्तर काल में पाते हैं। यही वह प्रस्थान बिंदु है जहाँ से हिंदी कहानी की नई कहानी का परिदृश्य उभरता है। समझ गए आप? हुआ क्या कि जो कथाकार पुरानी तरीके से लिख रहे थे, स्वतंत्रोत्तर के बाद जो परिस्थितियां बदली और 60 के दशक में क्या हुआ कि जिनेंद्र की व्यक्तिवादी चेतना भी उनकी आलोचना के केंद्र में आ गई। यानी कि अब जो नए लेखक हैं उनमें एक नई ऊर्जा है, नया भावों को व्यक्त करने की नई दृष्टि है। इसके बाद स्वतंत्र हिंदी कहानी हमारी आती है। तो अब हमने क्या पढ़ा आज की कक्षा में? हिंदी का अर्थ हमने जाना, हिंदी का अर्थ नहीं, हिंदी कहानियों का अर्थ, हिंदी कहानी क्या होती है। उसके बाद हमने स्वतंत्र हिंदी कहानी का विकास पढ़ा कि किस प्रकार नई कहानियों का विकास हुआ, क्या पृष्ठभूमि रही। उसी के बाद तो हम समझ पाएंगे कि समानांतर कहानी क्या है, सचेतन कहानी क्या है, जनवादी कहानी क्या है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक होता है। जैसे कि पहले केवल जब भी अपराध होता था तो सज़ा सुना दी जाती थी, लेकिन अब केस स्टडीज़ भी की जाती हैं, एक पूरा बायोडाटा तैयार किया जाता है व्यक्ति का कि इसके जीवन कैसा रहा है, किन परिस्थितियों में इसने यह कार्य किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम यहाँ भी पृष्ठभूमि देखते हुए चलेंगे। स्वातंत्र्य परिस्थितियाँ। 15 अगस्त 1947 को भारत ने विदेशी सत्ता से मुक्ति प्राप्त की तथा प्रजातांत्रिक पद्धति को स्वीकार कर स्वतंत्र भारत के नागरिकों ने अपने राष्ट्र का भार स्वयं संभाल लिया। किंतु भारत का स्वतंत्र होना ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होना भर ही नहीं था, प्रत्युत स्वाधीनता मिलने के साथ ही देश में उसकी भौगोलिक सीमाओं के घटने बढ़ने की घटनाएं अप्रत्याशित रूप से घटित हो गईं। एक राष्ट्र दो राष्ट्रों में विभाजित हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ तथा सांप्रदायिकता की भावना ने नरसंहार की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। परिणाम स्वरूप देश विभाजन की घटना इतनी भयंकर सिद्ध हुई कि उसने भारतीय राजनीति और जनजीवन को अपनी अशुभ छाया में एक बार तो विषण कर दिया। यह विभाजन स्थूल और शारीरिक रूप से ही दुर्घटना नहीं था, यह एक मानवीय ट्रेजेडी थी जिसने लाखों लोगों को भावनात्मक, विचारात्मक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक और आत्मक स्तरों पर प्रभावित किया। किंतु यह भी सच है कि देश का स्वतंत्र होना स्वतंत्र राष्ट्र की समस्त संभावनाओं, आकांक्षाओं तथा विकासशील प्रवृत्तियों का प्रतीक था। हिंदी कहानी के विकास क्रम में स्वतंत्रोत्तर शब्द विशिष्ट महत्व रखता है तथा सभी कथाकारों ने तथा कथा समीक्षकों ने हिंदी कहानी की विकास धारा में स्वतंत्रोत्तर बिंदु को एक विभाजक बिंदु के रूप में देखा है।
वस्तुतः स्वतंत्रता मिलना जहां एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी, वहीं देश विभाजन ने एक विचित्र सांस्कृतिक संकट उपस्थित कर दिया, जिसका परिणाम हमें लंबे समय तक भोगना पड़ा है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आज भी हम भोग ही रहे हैं जम्मू कश्मीर के रूप में। ठीक है, वो अब मिल गया तो क्या हुआ, लेकिन जो आतंकवादी चीज़ें, पोक जो है पाक अधिकृत कश्मीर, तो ये सारी चीज़ें उस समय की गई कुछ गलतियों का परिणाम है जिन्हें हम भोग रहे हैं। वस्तुतः स्वतंत्रता तो देश को 1947 में मिल गई, परंतु परिणाम 1950 के आसपास लक्षित हुए। राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टि से देश में एक बिखराव दृष्टिगोचर होने लगा। एक ओर तो नागरिकों द्वारा स्वतंत्रता पूर्व संचित आकांक्षाओं पर तुषारापात हुआ, तो दूसरी ओर आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं ने और विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे ही समय में जबकि पुराने लेखकों के सृजन स्रोत सूख रहे थे, नया पाठक वर्ग बदलते हुए मानव मूल्यों की अभिव्यक्ति चाह रहा था। नई कहानी का उदय हुआ। कमलेश्वर का यह कथन स्वतंत्र हिंदी कहानी के संदर्भ में समीचीन है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में। ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा आप। नई कहानी के संदर्भ में कमलेश्वर जी क्या कहते हैं, और ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको मुक्तिबोध के जीवन परिचय में मैंने पढ़ाई हैं कि स्वतंत्रता के लिए सभी लोग छटपटा रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो अप्रत्याशित घटनाएं हुई तो उनने भी युवा वर्ग को उद्वेलित कर दिया अंदर से। और मुक्तिबोध की कविताओं में वो हमें देखने को मिलता है। भूल गलती तो साक्षात उसका अभिव्यक्ति है उसकी। आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिए, चैनल पे मैंने मुक्तिबोध की आपको 2 रचनाएं पढ़ा दी हैं, तीसरी अंधेरे में। इन तीनों रचनाएं आपको मुक्तिबोध की उपलब्ध हो जाएंगी, उपलब्ध हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ऐसे समय में कमलेश्वर जी क्या कहते हैं, ऐसे ही समय में जबकि पुराने लेखकों के सृजन स्रोत सूख रहे थे और नया पाठक वर्ग बदलते हुए मान मूल्यों की अभिव्यक्ति चाह रहा था, नई कहानी का उदय हुआ। क्योंकि पुरानी परिस्थितियां अलग थी और वर्तमान में परिस्थितियां अचानक से बदल गई। कुछ वो थी जो सोची थी, वो तो कुछ हुआ नहीं, और जो न सोचा था वो हो गया। देश विभाजन कह लीजिए और बहुत सारी त्रासदियां हुई। स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी के विकास को समझने के लिए स्वातंत्रोत्तर परिस्थितियों पर दृष्टिपात करना उपयुक्त रहेगा। राजनीतिक परिस्थितियां, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तथा भारत को स्वतंत्रता मिलने की घटना के बीच में समय का बहुत बड़ा अंतराल नहीं है। अतः द्वितीय महायुद्ध के परिणामों ने इस देश के व्यापक जीवन को प्रभावित किया। भारत विभाजन ने विस्थापित तथा शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न की, तो देश में स्वतंत्रता मिलते ही सांप्रदायिक दंगों के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न हो गया। पर स्वतंत्र राष्ट्र की सरकार ने इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया तथा नए गणतंत्र शासन तंत्र से लोगों में नई आशाओं का संचार हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस ने